जितनी इस वक्त अमेरिका में तेल की कीमत है। तो अगर ये मजीद बढ़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ईरान के पास प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यही एक चीज है कि जितनी देर अमेरिका मुहासरा जारी रखे, ईरान भी अंदर से मुहासरा करे रखे और फिर पेट्रोल की प्राइस आलमी मंडी में बढ़ती जाए और इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़े। अब ट्रंप को तेल सस्ता करना पड़ेगा वरना अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखिए ना, यूरोप अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है, उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने या पीट हेग्सेथ ने, इन्होंने बार बार अनाउंस किया कि ये यूरोप के ममालिक से अपने फौजियों को निकालेंगे। यानी यूरोपीय ममालिक की हिफाजत के लिए अमेरिका ने जो बंदोबस्त किया हुआ, अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ, अपने फौजी रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम यहां से अपने फौजी निकालेंगे। अब ये दूरियां बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका को इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा नहीं रहना, लेकिन अमेरिका ने तो वजूद में रहना है। और अमेरिकन सदूर चाहे चेंज होते रहे, पॉलिसीज चाहे बदलती रहे, लेकिन उनके इत्तेहादी जो बड़े तगड़े उनके पुराने इत्तेहादी हैं वो यूरोपियंस हैं। मगरबी ममालिक से अमेरिका अपनी दूरियां नहीं बना सकता और अमेरिका को ये कभी भी वारा नहीं खाएगा। अमेरिका का बयानिया, नैरेटिव, ये सारा कुछ जो बनता है वो मगरबी ममालिक से बनता है और उन्हीं की सपोर्ट से वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी जहां पे भी कोई मामला होता है वहां पे वो रूल करता है अमेरिका। तो मगरबी ममालिक की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इटली, स्पेन और जर्मनी से फौजी निकालने की बातें कर रहे हैं। खासतौर पे भी उन्होंने कहा कि 5000 फौजी वो जर्मनी से भी निकाल लेंगे। तो अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ट्रंप के तो चले, अगर वो पूरा टाइम भी कर देते हैं तो 2.5 साल और है, तो इन 2.5 सालों के बाद एक नया सदर आ जाएगा अमेरिका में, तो वो एक नई पॉलिसी लेकर आएगा। और जो इस वक्त रिपब्लिकन्स की सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। एक और नाजरीन खबर है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और साथ ही साथ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, इन्होंने ऐलान किया है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। यानी ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इसका नाम लिया गया, जलसे और जुलूस किए जाएंगे। तो क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी, जलसे या जुलूस करेगी, तो लोग वहां पे आ जाएंगे। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीके इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बांध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पर भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात यह है कि जब तक के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ेगा। अब वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत की एक एक गलती की निशानदेही करे, एक एक चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक एक चीज पे अवाम के साथ खड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महंगाई का मामला है। अभी ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें 11% महंगाई हुई है पाकिस्तान में, मजीद बढ़ गई है 11%। तो 11% जब महंगाई बढ़ गई है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज भी यहाँ पे एक मरतबा महंगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीजें लोग जो खरीद रहे हैं वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेकर 100% तक महंगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है, वहां पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएं ना कि वहां पे जो ताजर कोई चीज बनाता है या सनतकार वहां पे कोई चीज बनाता है और वहां के ताजर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप फर्ज करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है। तो हमें वो चीज महंगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज जितने की भी बिकेगी वो उनको वारा खा जाएगी। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना मुनाफा ही नहीं होगा। और अगर वो फर्ज करें हम एक चीज 100 रुपए की बना रहे हैं, वो उस चीज को 70 रुपए की बना रहे हैं। हम 110 रुपए की बेचकर 10 रुपए कमाते हैं, वो 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाते हैं। और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाए तो हमें तो बगैर मुनाफे के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन बात करती नहीं है। अपोजिशन ने अपोजिशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके।
ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी ये खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक्त देखें ना, सूरत हाल ये है और अपोजिशन को कोई होश ही नहीं है। 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल था, आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही 150 रुपए है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था उतना तो ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी सी बात है, तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज को लेकर के अपोजिशन को इन्हें नाको चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आए, लोगों को बताएं, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे उतना तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो अपोजिशन काम करती होती है, बात करती होती है, लेकिन मौजूदा अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दांतों के है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन करने से, सच बोलने से, हकायक सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम भी ये नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो आप चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, मीडिया का प्रेशर आता है। आज जो हुकूमत के हमायती मीडिया वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम तो करे, हुकूमत पे दबाव डाले ताकि वो गलत काम करने से बाज रहे। अब सादगी का लेक्चर दे देते हैं कौम को, खुद महंगाई में इजाफा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तलल्ले मौजूदा हुकूमत नहीं छोड़ रही, लगातार ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। अभी ये जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंसर्ट करेंगे, म्यूजिकल कंसर्ट, बहुत सारे फनकारों को उसमें बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुला रहे हैं। चले, अच्छा है, कौम को इवेंट मिलने चाहिए, और इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं तमाम मैचेस के अंदर लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मसला असल में वही है कि लोग जब मैचेस देखने आते हैं, जहां पे इकट्ठे होते हैं, वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। और अब ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, तो लोगों के वो जज्बात भी भड़के हुए थे, तो इनको ये वारा ही नहीं खाता था। लिहाजा इन्होंने पब्लिक के बगैर पूरा का पूरा PSL करवा दिया। और अब इन्होंने सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर अपने पासेस जारी करके बहुत बड़ी तादाद में अपने MNAs MPAs और अपने ओहदेदारान को कह रहे हैं कि अपने बंदे लेकर आने हैं। जितनी बड़ी तादाद में अपने बंदे ला सकते हैं, अपने बंदे लेकर आने। अब ये अपने बंदे लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को भरे और पासेस के जरिए से भरे, और कुछ लोग टिकट लेके भी आएंगे बेचारे। और वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है किसी किस्म की कोई सियासी आवाज ना उठे, किसी किस्म की कोई मजहबी आवाज ना उठे। खास तौर पे आप फलस्तीन के बारे में बात ना करें, आप इसराइल के खिलाफ बात ना करें, खास तौर पे आप इमरान खान का तो बिल्कुल ही कोई नारा लगाए ही ना। तो अब ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। नाजरीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अभी देखें ना, ये कहते हैं कौम को किफायत शारी। अभी आप देखेंगे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देंगे इस बात की तशहीर के ऊपर कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की पिछले साल इन दिनों में लड़ाई हुई थी। और आप ये देखेंगे कि मिली नगमे, बैनर, पोस्टर्स, ये बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जो गैर जरूरी है। क्योंकि देखें, मैं इसलिए गैर जरूरी कह रहा हूं कि कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। वादा जो है पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तानियों के साथ ये है कि वो कश्मीर को आजाद करवा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब सिर्फ इंडिया के जहाज गिरे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में नुकसान किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा दिए। उन्होंने यहां बहुत सारे लोग शहीद कर दिए थे, हमारे एयरपोर्टों पर उन्होंने मारा, उन्होंने मिसाइल मारे। मामला यह है कि हमने उनके जहाज गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, हम उससे बड़े खुश हैं। लेकिन अब आप कौम का करोड़ों अरबों रुपया इस पे जाया तो ना करें। अंधाधुंध बलूचिस्तान में पैसा बनाया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा बना रहे हैं बलूचिस्तान में। DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि दुश्मन से बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहले तो DGISPR साहब बताएं कि बलूचिस्तान तरक्की कर कहां पे रहा है। पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पसमानदा इलाके किस सूबे में? बलूचिस्तान में। जिन जगहों पे हमले हो रहे हैं वो इलाके तरक्की याफ्ता है या पसमानदा? इंतहाई पसमानदा है। तो पसमानदा तरीन इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों को DGISPR ये कैसे कह सकते हैं कि दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही? भाई, तरक्की तो आप सारी DHA में कर रहे हैं, तरक्की तो सारी हो रही है PIA की प्राइवेटाइजेशन में, तरक्की तो सारी हो रही है एयरपोर्टों की फरोख्त के अंदर, तरक्की तो सारी हो रही है उन जगहों पे जहां पे बड़े बड़े रकबे लिए हुए हैं बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने, और वहां पे पानी की नहरें ले जाई जा रही हैं। सिंध का पानी जो है वो बेच दिया गया, रेगिस्तानों में पहुंचा दिया गया। और अब पीपल्स पार्टी कहती है जनाब कि हम मरसू सिंध ना देसूं, और उसके ऊपर कह रहे हैं जी हम सिंध के पानी के लिए तहरीक चलाने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों के मामले में सिंध का पानी बेच दिया था। सिंध का हारी जो है वो ये बात अच्छी तरह अपने पल्ले बांध ले।
कि जरदारी ने अपने बेटे के इक्तदार के लिए और अपनी सदारत के लिए सिंध का पानी बेच दिया था। अब आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, जो मर्जी आप करें, पानी तो सिंध का इन्होंने बेच दिया और वो अब रेगिस्तानों में ही जाएगा। नहरें मुकम्मल होंगी और रेगिस्तान सैराब होंगे, जबकि सिंध का हारी पानी के लिए तरसेगा और बाकी पानी आपका भारत रोक रहा है और उससे पानी छुड़ाने का आपके पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई संजीदगी दिखाई देती है। तो नाज़रीन, पुलिस के लवायकीन यानी जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी लाशें सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं। यह पहली दफा हो रहा है और यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि पुलिस वाले ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं कि यार हम बुज़दिल नहीं है, हमें ड्यूटी करनी है तो कम से कम हमें सहूलत तो दो ड्यूटी करने के लिए। वहां से मादनियात उठाकर ले जाते हैं बलूचिस्तान से, तेल की स्मगलिंग वहां से चल रही है, मंशियात की स्मगलिंग और कारोबार वहां पे चल रहा है, सारे लोग मुनाफा बना रहे हैं और बर कौन रहा है? मकामी बलूच, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलूच है, उसका कत्लेआम हो रहा है वहां पे। और इक्तदार के ऊपर बिठा दिए जाली लोग, जैसे हमेशा से बिठाए जाते हैं। मौलाना इसहाक का मैं एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो गया आजकल और मैं वो सुन रहा था, बहुत सारी जगहों पे लोग लिख रहे हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा करना है। ये इतना बड़ा जुर्म है जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुक्मरानों के साथ मिलकर कर लिया। तो चले, इन्होंने ये जुर्म किया है ना, तो ये सजा भी भुगतेंगे, इस दुनिया में भी भुगतेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इनसे जवाब मांगेंगे। देखिए, आज फातिमा जिन्ना का, हमारी मादरे मिल्लत है, कौम की मां फातिमा जिन्ना, आज उनका यौम वफात है। किन हालात में वो दुनिया से गई? बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया था। फातिमा जिन्ना को भी एक जर्नैल ने अपने जाती इक्तदार, मफाद और फायदे के लिए मुल्क का गद्दार करार दिया था। जनरल अयूब ने कहा था कि फातिमा जिन्ना पाकिस्तान की गद्दार है। ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, ये आजकल उनकी जमात के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। ये लोग एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के फिराते थे और ये कहते थे कि जनाब ये जो है ना फातिमा जिन्ना है, क्योंकि लालटेन फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था। बाद में जब फातिमा जिन्ना इस दुनिया से चली गई तो बाद वाले जर्नैलों को अपने जाती मफाद के लिए याद आया कि ये तो मादरे मिल्लत थी, फिर उनका नाम मादरे मिल्लत रख दिया गया। यानी पहले उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी जिंदगी में उन पर तशद्दुद किया गया, ज़हनी टॉर्चर किया गया, उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी तौहीन की गई और जब वो दुनिया से चली गई तो बाद में आने वाले जर्नैलों ने कहा ये मादरे मिल्लत है। तो अपने फायदे के लिए ना इन्होंने कल को इमरान खान को भी कोई बहुत बड़ा लकब दे देना है। आने वाले जर्नैलों ने, आज वाले जर्नैल तो इमरान खान को गद्दार करार दे रहे हैं, मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो हार नहीं मानता इनसे। और आने वाले जर्नैल याद रखिएगा, वो अपने मफाद के लिए ना, उस वक्त जो उनका मफाद होगा वो कहेंगे जी इमरान खान जी बड़ा नेशन का ये था वो था, वो बहुत बड़े बड़े अलकाबात दे देंगे। जिसे मोहसिन पाकिस्तान कहा गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसको इन्होंने ऐसा निशाने इबरत बनाया कि वो कहता था यार मुझे दुख है कि मैंने इनके लिए काम क्यों किया। जर्नैलों ने ही किया उसके साथ भी, परवेज मुशर्रफ ने और उसके साथ जो दूसरे जर्नैल थे उन्होंने मिलकर ये घटिया खेल खेला था। तो घटिया खेल तो नाजरीन ये खेल रहे हैं और कई दहाइयों से खेल रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल देखें ना, वो कितनी खराब हो गई। वहां पे जो बंदा भी वोट मांगने जाता है अवाम उसकी धुलाई कर देती है। ये एक नहीं कई वाकयात हो चुके हैं, कई जगह पे लोग जाते हैं, अभी बचत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको चीजें नजर आएंगी। वोट मांगने नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जाते हैं, लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। पिछले दिनों अंडा मारा उन्होंने एक आदमी को जो सबसे तगड़ा आदमी बना फिरता है वहां पे। लोग बहुत गुस्से में हैं, वो धुलाई कर रहे हैं, वो भगा देते हैं कि वोट मांगने आए हो बेशर्मो, हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये कश्मीरियों की तहरीक है। ये जो लोग कहते हैं ना चंद शर पसंद थोड़े से लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी कूनी आप किसी और को सुनाए जाके। हर कश्मीरी इसके साथ खड़ा है। उसकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि यहां बरतानिया में इतना बड़ा मुजाहरा तारीख में कभी नहीं किया कश्मीरियों ने, भारत के खिलाफ नहीं किया जितना बड़ा मुजाहरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों के खिलाफ उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह है कि सारे कश्मीरी तो उधर खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं, मैं आपको अपने अगले वीलॉग में वो खबरें दूंगा, क्योंकि इस वीलॉग में तो सारा बलूचिस्तान डिस्कस हो गया और कुछ कश्मीर की थोड़ी बहुत चीजें हमने डिस्कस की हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको जाते जाते बताऊं कि अहमद फरहाद और रजी ताहिर, इन दोनों के लिए जरूर आवाज उठाए। रजी ताहिर साहब को एक मरतबा फिर जमानत नहीं मिली, इनके साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। लगातार बार बार उनको जो है वो रिमांड पे कभी दे दिया जाता है, कभी जुडिशियल कर दिया जाता है, और अब पीर वाले दिन दोबारा दिया गया कि मंडे को दोबारा अदालत लगेगी, मजीद दलाइल होंगे। भाई ऐसा क्या कर दिया उसने? कोई एटम बम का फार्मूला लेकर चोरी कर दिया उसने? एक जर्नलिस्ट है, वो एक खबर देता है, आपको खबर पसंद नहीं है तो भी इसमें उसका क्या कसूर है? अरशद शरीफ ने कहा था ना कि आपको आईना दिखाते हैं हम,
अगर आपको आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो अपनी शक्ल ठीक करें। आप आईने को क्यों तोड़ते हैं? आप हमसे क्यों लड़ते हैं? इसी तरह अहमद फरहाद से पूरा जोर लगा रहा है निजाम, वहां पे बैठ गए, जनाब एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बनाओ जिसमें आप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बुरा भला कहो और इन सारी चीजों को गलत करार दो तहरीक को। लेकिन अहमद फरहाद ऐसा नहीं कर रहा, उस पर बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आप सोच नहीं सकते ये किस तरह दबाव डालते हैं और कितना दबाव डालते हैं, आपकी फैमिलीज तक को वल्नरेबल कर देते हैं। बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, मैं इसको समझता हूं। तो अहमद फरहाद साहब के लिए और रजी ताहिर साहब के लिए आवाज उठाइए। मैंने फातिमा जिन्ना का जिक्र किया ना, तो जाते जाते मैं बताऊं, आज भी जर्नैल वही खेल खेल रहे हैं। आज भी यास्मीन राशिद जो एक मां की तरह वो जेल में बंद है। आलिया हमजा, उन्होंने एक बड़ा शानदार जो है वो थप्पड़ भेजा है जेल से मरियम नवाज के गाल पे। वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि आलिया हमजा ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया मरियम नवाज को। नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।